So hello guys, welcome back to channel again most welcome to the beautiful platform of मेड कलर टीम। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डायरेटिक्स के बारे में। ठीक है, टोटल डायरेटिक्स हम पढ़ने वाले हैं आज पूरे इस वीडियो में। ठीक है, ये जो है आपके जो सिलेबस अगर देखा जाए तो आपके सिलेबस में ये जो डायरेटिक्स है इसको हम चैप्टर नंबर 8 जो है इसको हम टोटल क्लियर करने वाले हैं। साथ साथ में सबके जितने भी मेडिसिन्स हैं जैसे एसिटाजोलामाइड है, फ्यूरोसेमाइड है, एस्प्रिनोलेक्टोन है, सबके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन देखते हुए हम इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और साथ साथ में हम इसके फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन हो गया, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज ऑर्डर हो गया, साथ साथ में इसके ब्रांड नेम हो गए, यूजेज हो गए, सब पढ़ेंगे हम लोग डिटेल्स में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डाययूरेटिक्स को। ठीक, डाययूरेटिक्स जानने से पहले हमें सबसे पहले जानना ज़रूरी होता है कि किडनी के बारे में, क्योंकि जितने भी डायरेटिक्स जो होते हैं सब किडनी के नेफ्रॉन वाले पार्ट्स पे ही वर्क करते हैं। तो अगर हम सिंपल स्ट्रक्चर दिखाएं अगर नेफ्रॉन का, तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ये देखो, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन अगर देखा जाए तो ये एफरेंट आर्टेरियोल है, ये इफरेंट आर्टेरियोल है। ये जो हिस्सा है ये वाला जो आया हुआ है इतने यहाँ तक, ये पीसीटी है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। ये लूप ऑफ हेनले है, ये जो लूप, ये देखो इसका स्ट्रक्चर। ये हो गया एफरेंट आर्टेरियोल, ये वाला जो हिस्सा है ये वाला एफरेंट आर्टेरियोल हो गया, ये इफरेंट आर्टेरियोल हो गया। जो एफरेंट होता है ब्लड लेकर आता है पूरे बॉडी से नेफ्रॉन में फिल्ट्रेशन के लिए। जो इफरेंट होता है ये फिल्टर्ड ब्लड को पूरे बॉडी तक लेके जाता है। ठीक है, अभी देखो ये जो हिस्सा है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, जिसको हम बोलते हैं पीसीटी। अब देखो ये जो पार्ट है ये लटका हुआ आया हुआ है, तो इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है। ये इतना जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स लूप ऑफ हेनले, और ये जो ऊपर चढ़ रहा है इसको बोलते हैं एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, तो ये पता चल गया कि नहीं, ये एफरेंट हो गया, इफरेंट है, ये पीसीटी है। अब ये जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, और ये जो है हिस्सा जो है ये जो ऐसे आया है लंबे खंबे की तरह, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ से जितने भी फिल्टर्ड चीज़ें होती हैं और जो बाहर होना होती है, मतलब जो एक्सक्रीट आउट होना होती है, ये यूरेटर के थ्रू मिलकर ये आपकी यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, और यूरिनरी ब्लैडर से आपके एनस के थ्रू, पेनिस के थ्रू ये बाहर निकल आता है। ठीक है, अब हम देखेंगे, अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि कैसे नेफ्रॉन दिखता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे हो गया, ये तो सब क्लियर हो गया आपको, है कि नहीं। अब हम पढ़ेंगे डायरेटिक्स के बारे में। ठीक है, so diuretics are the drugs that increase the urine output by promoting the excretion of sodium and water from body। मतलब डायरेटिक्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो यूरिन आउटपुट को बढ़ाते हैं, जिसके वजह से जो सोडियम है और जो वाटर है हमारे बॉडी से एक्सेस अमाउंट में बाहर रिलीज होना शुरू हो जाता है, निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, डायरेटिक्स वर्क्स बाय ब्लॉकिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इन द किडनी। जो डायरेटिक्स होते हैं ये सोडियम का जो एब्जॉर्प्शन होता है किडनी में, इसको ब्लॉक कर देते हैं, ताकि बॉडी में, किडनी में सोडियम का एब्जॉर्प्शन हो ही ना। ठीक है, जिसकी वजह से जो वाटर होता है एक्सेस अमाउंट में हमारे बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर निकलना शुरू कर देता है। साथ साथ में सोडियम जो होता है ये भी यूरिन के रास्ते बाहर निकलना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया डायरेटिक्स। मतलब डायरेटिक्स ऐसे ड्रग्स हैं जो इंक्रीज करते हैं यूरिन आउटपुट को और एक्सक्रीट आउट करते हैं सोडियम को और वाटर को फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, जो सोडियम का निकलना इसको बोलते हैं नेट्रीयूरेसिस। ठीक है, नेट्रीयूरेसिस मतलब द रिमूवल ऑफ सोडियम फ्रॉम द बॉडी, दैट इज कॉल्ड द नेट्रीयूरेसिस। ठीक है, तो ये डायरेटिक्स जो होता है ये डायूरेसिस करता है, मतलब इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हाउ सोडियम इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर। कैसे जो सोडियम है, क्यों आखिर बॉडी उसको बाहर निकालती है, आखिर इसका क्या काम होता है जिसकी वजह से इसको बाहर निकाला था। हाउ सोडियम इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर, कैसे जो सोडियम होता है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, इसको हम देखेंगे। देखो, जब भी सोडियम का लेवल बढ़ जाता है, जब भी सोडियम का लेवल बढ़ता है हमारे किडनी में, हमारे बॉडी में, तो क्या करता है, जो सोडियम होता है ये हाईली पोटेंट मॉलिक्यूल होता है। अगर देखें हम ध्यान से, तो जब भी सोडियम का लेवल बढ़ता है हमारे बॉडी में, सोडियम का लेवल जो होता है हमारे ब्लड में अगर बढ़ जाता है, अगर हमारे ब्लड में जो सोडियम का लेवल है अगर बढ़ जाता है, चूँकि ये हाईली पोटेंट मॉलिक्यूल होता है, हाईली पोटेंट होता है। ठीक है, जिसके वजह से जितने भी H2O के मॉलिक्यूल होते हैं इसके तरफ खींचना शुरू हो जाते हैं। मतलब ये जो सोडियम का जो मॉलिक्यूल है ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपने तरफ खींचना शुरू कर देता है,
जब ये दोनों पास में आते हैं तो जो ब्लड का जो वॉल्यूम होता है, सोडियम और H2O के ज़्यादा रिटेंशन होने की वजह से वॉल्यूम जो होता है ब्लड का बढ़ जाता है। और जब भी ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जो हमारा जो BP होती है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अब यही चीज़ें इसमें बताया गया है कि सोडियम जो होता है, इंक्रीज इन द सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन द किडनी, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर का रिटेंशन बोलते ऑस्मोसिस ज़्यादा होता है। जो सोडियम होता है अट्रैक्ट करता है वाटर के मॉलिक्यूल्स, और जो वाटर होते हैं ज़्यादा अमाउंट में जो वाटर होते हैं ब्लड स्ट्रीम में मूव करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा वाटर होने की वजह से हाई ब्लड और जो हमारा कार्डियक आउटपुट है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, तो ये रहा कि कैसे जो सोडियम जो होता है हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करा देता है। इसीलिए जितने भी डायबिटिक्स के मेडिसिन हैं वो डिफरेंट साइड पे वर्क करके कभी सोडियम को बाहर निकालते हैं, कभी पोटेशियम को बाहर निकालते हैं, तो कभी कैल्शियम को बाहर निकालते हैं, जो हम आने वाले स्लाइड्स में पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटिक्स। अब हम डायबिटिक्स के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि अगर आप लोग इसका नोट्स बना रहे हो, साथ साथ में इसको रिवीजन कर रहे हो, तो आई एश्योर यू कि बोर्ड में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सबका एक एग्जैक्ट आंसर आपको अपने कॉपी में मिलेगा। अगर आप रिवाइज करते रहोगे तो आप एग्जैक्ट वही लिख कर चले आओगे बोर्ड में और सबसे शानदार नंबर पाओगे आप। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटिक्स के बारे में। सो द डायबिटिक्स में बी क्लासिफाइड इन द फ्लोइंग क्लासेस। जो डायबिटिक्स होते हैं उसको फ्लोइंग क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है, जिसमें जो फर्स्ट आते हैं थायाजाइड्स एंड थायाजाइड लाइक डेरिवेटिव्स। इसमें जो थायाजाइड्स होते हैं और जो थायाजाइड्स की तरह जो डेरिवेटिव्स होते हैं, मतलब थायाजाइड के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उसको क्लासीफाई किया गया है। इट इनहिबिट द सोडियम क्लोराइड को एसिम्पोटर इन डेंसिटी ऑफ नेफ्रॉन। मतलब ये क्या करता है कि जो सोडियम होता है और क्लोराइड का जो को ट्रांसपोर्ट होता है DCT ऑफ नेफ्रॉन में, उसको इनहिबिट कर देता है। DCT बोले तो आपको दिखाया था मैंने कि DCT वाला हिस्सा है। ठीक है, इसमें क्या करेगा ये कि जो सोडियम और क्लोराइड का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसको रोक देगा। ठीक है, अभी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल में देखो हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, क्लोरोथाइजाइड, फ्लोमेथाइजाइड। ठीक है, तो ये हो गया थायाजाइड्स। अब हम पढ़ेंगे थायाजाइड लाइक वाले जितने हैं जो थायाजाइड की तरह ही काम करते हैं, जो थायाजाइड के डेरिवेटिव्स हैं। इसमें हो गया क्लोरोथालिडोन्स, इंडापामाइड, मेटोलाजोन, जीपामाइड, ये सब है थायाजाइड लाइक डेरिवेटिव्स ऑफ थायाजाइड्स। ठीक है, अब जो नेक्स्ट इसका क्लासेस है वो है लूप डायबिटिक्स। लूप बोले तो लूप से ही पता चल रहा है कि ये वर्क कहाँ पर करेगा, लूप ऑफ हेनले पे वर्क करेगा। ठीक है, सो इट इनहिबिट द सोडियम, पोटेशियम एंड 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट इन द लूप ऑफ हेनले। इसका मतलब ये है जितने भी लूप डायबिटिक्स होते हैं इसको हाई सीलिंग भी बोलते हैं, ये इनहिबिट करते हैं सोडियम, पोटेशियम, 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट इन लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले बोले तो ये देखो आप यहाँ पर लूप ऑफ हेनले, यही लूप ऑफ हेनले है, इसमें ये वर्क करता है कौन, लूप डायबिटिक्स। तो एग्जाम्पल में अगर इसका देखा जाए तो फुरोसेमाइड, ब्यूमेटनाइड और टोरसेमाइड, तो ये लूप डायबिटिक्स के अंदर में आते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट क्लास, वो है पोटेशियम स्पेयरिंग डायबिटिक्स, जिसमें फर्स्ट इसका क्लास है, इसको भी क्लासीफाई किया गया है, पोटेशियम स्पेयरिंग डायबिटिक्स को भी क्लासीफाई किया गया है। इसमें फर्स्ट आता है एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, जो एल्डोस्टेरोन रिलीज को रोकते हैं, ये ब्लॉक करता है एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर। अभी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें 2 मेडिसिन आते हैं, एस्पिरिनोलेक्टोन और इप्लेरेनॉन। तो ये सब क्या है, पोटेशियम स्पेयरिंग डायबिटिक्स में एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट हैं। ठीक है, अब इसमें जो दूसरा है वो है, पहला तो था एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, दूसरा है सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, जो ब्लॉक करते हैं ENAC सोडियम चैनल्स इन द कलेक्टिंग डक्ट। ये CD बोले तो कलेक्टिंग डक्ट। इसमें जो एग्जाम्पल आते हैं वो हो गया एमिलोराइड और ट्राइएम्ट्रीन। ठीक है, अब जो तीसरा क्लासिफिकेशन है वो है ऑस्मोटिक डायबिटिक्स। इट इंक्रीजेज द ऑस्मोटिक प्रेशर इन द रीनल ट्यूबल्स, जिसकी वजह से डिक्रीज होता है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन। ये क्या करता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है रीनल ट्यूबल में उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है वो डिक्रीज हो जाता है। और इसके हम एग्जांपल की बातें करें तो मैनिटॉल एंड आइसोसोर्बाइड। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्लास है इसका वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। दे इनहिबिट द कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जिसकी वजह से जो बाइकार्बोनेट का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है घट जाता है। इसमें 2 मेडिसिन आते हैं, एसिटाजोलामाइड और मिठाजोलामाइड। अब जो आपके सिलेबस में है, जो आपके सिलेबस में कुछ डायबिटिक्स के नाम हैं, एग्जाम्पल्स हैं जिसको हमको पढ़ना है, उसको हम लोग देखते हैं। जिसमें सम एग्जाम्पल्स जो है एसिटाजोलामाइड, फुरोसेमाइड, बुमेटनाइड, क्लोरथालिडोन्स,
बेंजथाइजाइड्स, मेटोलाजोन्स, जिपामाइड एंड अस्पिरिनोलेक्टोन। अब इतने एग्जाम्पल्स हैं जो आपको पढ़ना, जिसमें से ये स्टार मार्क वाला है, इसका मतलब ये है कि इसका स्ट्रक्चर भी हमें पढ़ना है। ठीक है, अब सारे मेडिसिन को वन बाय वन हम पढ़ेंगे, मोड ऑफ एक्शन पढ़ेंगे, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन पढ़ेंगे, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज पढ़ेंगे एंड यूजेज पढ़ेंगे। ठीक है, सो द फर्स्ट मेडिसिन इज एसिटाजोलामाइड। इट इज़ द प्रोटोटाइप कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। एक तरह का एक प्रोटोटाइप है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है ये। ठीक है, और इसकी आईपीएससी नेम या फिर केमिकल नेम को देखें तो N5 सल्फामोइल 134 थायडाइजोल 2 आइल एसिटामाइड, ये इसका केमिकल नेम है। अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखो, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो एसिटाजोलामाइड इनहिबिट द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज इन द पीसीटी। पीसीटी बोले तो proximal convoluted tubule and the ciliary body of eye, which leads to the decrease in the formation of bicarbonates, जिसके वजह से डिक्रीज इन द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट्स एंड इंक्रीज इन द डायलिसिस प्लस रिड्यूस आई प्रेशर। अब देखो एसिटाजोलामाइड जो होता है ये इनहिबिट करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर को पीसीटी में। इसका मतलब ये है कि जो एसिटाजोलामाइड है वो कहाँ वर्क करेंगे, वो यहाँ पे वर्क करेंगे। देखो ये SCO3 का रिलीज हो रहा है कि नहीं, इससे SCO3 का रिलीज होता है प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूबुल से। इसका मतलब ये है कि जो एसिटाजोलामाइड है ये इनहिबिट कर देता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर को पीसीटी में। और सिलियरी बॉडी ऑफ आई, आँखों का जो सिलियरी बॉडी होता है, जो एक्वस ह्यूमर होता है, वहाँ पर भी ये एनहाइड्रेज को क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा, जिसके वजह से डिक्रीज हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट। इसका मतलब ये है कि जो बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन हो रहा है इन द सेंस, तो वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, विच इंक्रीज डिक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट, जिसकी वजह से जो रीएब्जॉर्प्शन होता है बाइकार्बोनेट का वो बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो एब्जॉर्प्शन ये हो रहा है बाइकार्बोनेट का वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसके वजह से डायरेसिस होना शुरू हो जाएगा और हमारी जो आंखों का जो प्रेशर होता है, जो ऑक्यूलर प्रेशर होगा वो घट जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो डायरेसिस होगा तो SCO3 का जो मात्रा बढ़ा हुआ था वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। और साथ साथ में ये आँखों की बातें कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी आँखें होती हैं, जो एक्वस ह्यूमर होता है, वहाँ पर जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो वर्क करता है उसको इनहिबिट कर देगा, जिसके वजह से जो वहाँ पर प्रेशर जनरेट हुआ रहता है वो घट जाएगा। इसका मतलब ये दोनों जगह पे ये वर्क करता है। एज एंटी हाइपरटेंसिव भी यूज होता है ये, और आँख होता है उसको ट्रीट करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अभी देखो ये दिया है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, ये पीसीटी वाले पोर्शन पे ये क्या कर रहा है, काम कर रहा है, जैसे मैंने आपको दिखाया है। अब देखो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की अगर हम बातें करें तो ये कैप्सूल के फॉर्म में आता है और टेबलेट के फॉर्म में आता है। जो एसिटाजोलामाइड है कैप्सूल के फॉर्म में आएगा और टेबलेट के फॉर्म में आएगा। अगर स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात करें तो इट शुड बी स्टोर्ड इन द वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द सनलाइट या फिर लाइट। इसको हमेशा वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं और सनलाइट या फिर लाइट से इसको हम बचाते हैं। ठीक है, अगर इसकी पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो डायमोक्स के नाम से आता है और सिनोमैक्स के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है। अब इसके हम यूजेस को देखेंगे। जो यूजेस ऑफ एसिटाजोलामाइड, इट इज़ यूज टू ट्रीट। अब ये इन सारी चीज़ों को ठीक करने में ये यूज होता है। पहला ग्लाउकोमा, रिड्यूस करता है आई के प्रेशर को, आई प्रेशर मतलब आँखों का जो प्रेशर होता है, ऑक्यूलर प्रेशर जो हो जाता है उसको ये रोकता है। एल्टीट्यूड सिकनेस, प्रिवेंट माउंटेन सिकनेस, जो माउंटेन पर चढ़ने से जो घबराहट होती है, सांसें फूलना होता है और सारी चीज़ें होती है, सीकनेस जो आती है उसको ये क्या करता है, कम करता है। डायूरेटिक्स मतलब रिमूव कर देता है एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, बॉडी से जो एक्सेस फ्लूइड होता है ना, कई लोग के बॉडी पूरा फूल जाता है, सूजन हो जाता है, तो वहाँ पर फ्लूइड ज़्यादा होता है, तो उसी फ्लूइड को ये बाहर निकालने में मदद करता है। एपिलेप्सी हैव्स टू कंट्रोल द सीजर, जिन लोगों को मिर्गी के दौरे आते हैं उसको भी ठीक करने में ये मदद करता है। मेटाबॉलिक अल्कोहल से करेक्ट हाई SCO3 लेवल, इसका मतलब ये है कि अगर बॉडी में हाई मात्रा में SCO3 है, बाइकार्बोनेट है, तो उसको क्या करेगा, ये कम करना शुरू कर देता है। देखो SCO3 का जो रिलीज ज़्यादा हो रहा है तो इसको इनहिबिट कर देगा। जब इनहिबिट कर देगा तो SCO3 पीसीटी से रिलीज होगा ही नहीं अपने बॉडी के सेल्स में, तो जो कंसंट्रेशन होगा SCO3 का कम हो जाएगा, क्योंकि SCO3 जब रिलीज नहीं होगा तो ये यहाँ से आते आते कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए ये एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ठीक है, ये था अपना एसिटाजोलामाइड जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं फुरोसेमाइड के बारे में।
तो फ्रूसेमाइड जो होता है द पोटेंट लूप डायोटिक दैट एक्ट्स ऑन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले टू इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर देयरफॉर प्रोड्यूसिंग द रैपिड एंड स्ट्रॉन्ग डायोसिस। मतलब जो फ्रूसेमाइड है एक तरह का पोटेंट लूप डायोटिक है, मतलब ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पर वर्क करता है और सोडियम क्लोराइड और वाटर का जो एक्सक्रीशन होता है वो बढ़ा देता है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग डायूरेसिस होता है। इसका मतलब ये है ज़्यादा मात्रा में हमें पेशाब लगता है और ज़्यादा मात्रा में हमारे बॉडी से पानी निकलता है, सोडियम भी निकलता है और क्लोराइड भी निकलता है। अगर हम बात करते हैं लूप ऑफ हेनले की, तो ये देखो, ये हमारा लूप ऑफ हेनले है। यहाँ से ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ये ट्रांसवर्स, और ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। तो ये देखो H2O यहाँ से निकल रहा है कि नहीं, H2O निकल रहा है, यहाँ से NaCl निकल रहा है, सोडियम भी निकल रहा है। तो ये क्या करेगा, जो फ्यूरोसेमाइड है इस लूप ऑफ हेनले पे ही वर्क करेगा, इस लूप ऑफ हेनले पे वर्क करेगा और जो H2O का रिलीज होता है उसको कम करेगा। NaCl का जो एब्जॉर्प्शन होता है उसको कम कर देगा, जिसके वजह से स्ट्रॉन्ग डायूरेसिस होगा और H2O, सोडियम और क्लोराइड जितने हैं सब हमारे पेशाब के रास्ते बाहर निकलना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो जो फ्यूरोसेमाइड है एक पोटेंट लूप डायोटिक है जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे वर्क करता है और इंक्रीज कर देता है एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, देयरफॉर प्रोड्यूसिंग द रैपिड एंड स्ट्रॉन्ग डायूरेसिस। ठीक है, फ्यूरोसेमाइड इज अ बेंजोइक सल्फोनामाइड फ्यूरॉन विद द फास्ट ऑनसेट एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। जो फ्यूरोसेमाइड एक तरह का बेंजोइक सल्फोनामाइड फ्यूरॉन डेरिवेटिव है, ऑनसेट ऑफ एक्शन है इसका, जो इसका एक्शन है बहुत ही फास्ट है। ठीक है, अब इसके केमिकल नेम की बातें करें, आईयूपीएसी नेम की बातें करें तो इसका आईयूपीएसी नेम है 4-chloro-2 फ्यूरान 2 आइल मिथाइल एमिनो 5 सल्फामोइल बेंजोइक एसिड, ये इसका केमिकल या फिर आईयूपीएसी नेम है। अब हम पढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चर को। अब देखो ये स्ट्रक्चर है फ्यूरोसेमाइड का। ये देखो इसमें NH ग्रुप ऐड है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड है, SO2 ऐड है, एमिनो ग्रुप ऐड है, क्लोरीन ग्रुप ऐड है और ये फ्यूरॉन है। अगर यहाँ से इसको ढक दिया जाए तो ये फ्यूरॉन दिख रहा है कि नहीं आपको, फ्यूरॉन है ये। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है फ्यूरोसेमाइड का। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखो, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जैसा आपको पता है कि जो फ्यूरोसेमाइड है ये लूप डायोटिक, मतलब एक तरह का लूप डायोटिक है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे ये वर्क करता है। तो एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लो कि कहाँ वर्क कर रहा है। जैसे मान लो ये अपना किडनी है, ठीक है, किडनी से ये देखो ये लूप डायोटिक्स है, मतलब ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। ठीक है, और ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, असेंडिंग है और डिसेंडिंग दोनों इसमें है। ठीक है, तो ये इनहिबिट कर देता है सोडियम, पोटेशियम और 2 क्लोराइड के को ट्रांसपोर्ट को, जिसकी वजह से सोडियम जो होता है और 2 क्लोराइड जो होते हैं और वाटर, इन सब का क्या होता है, एक्सक्रीशन होना शुरू हो जाता है। जब एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो बॉडी उसको क्या कर देती है, देखो किसी भी चीज़ का जब एब्जॉर्प्शन नहीं होता है बॉडी में तो जो बॉडी होती है उसको वेस्ट प्रोडक्ट समझ के बाहर निकाल देती है। इसलिए जब सोडियम का लेवल बढ़ा है, क्लोराइड और पोटेशियम का लेवल बढ़ा है, तो अगर लूप डायोटिक का यूज करते हैं हम लोग तो सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और वाटर तीनों चारों का क्या हो जाएगा, एक्सक्रीशन होना शुरू हो जाएगा, पेशाब के रास्ते बाहर होना शुरू हो जाएगा। फ्यूरोसेमाइड है एक्ट ऑन द थिक असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले, इनहिबिट कर देगा सोडियम, पोटेशियम, 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट को, जो डिक्रीज कर देता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड, जिसके वजह से एक्सक्रीशन होना शुरू हो जाएगा सोडियम का, क्लोराइड का, पोटेशियम का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का एंड वाटर का। इन सब का क्या करेगा, एक्सक्रीशन करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से फुल डायूरेसिस का काम करता है, मतलब इन यूरिन का आउटपुट को ये बढ़ा देता है। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। ये टैबलेट के फॉर्म में आता है और सॉल्यूशन के फॉर्म में आता है। अगर इसके स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज देखें, इट शुड बी स्टोर्ड इन द वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द सनलाइट। इसको हम हमेशा वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं और सनलाइट से या फिर किसी प्रकार की लाइट से इसको हम बचा कर रखते हैं। पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करते हैं तो लेसिक्स, डाइक्वा-2, फ्यूरोसिक्स के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है। डोज की बातें करते हैं यूजुअली 20 to 80 mg वंस डेली इन द मॉर्निंग। अगर किसी को देना होता है फ्यूरोसेमाइड को तो 20 से 80 mg डोज होता है, इनिशियल डोज उसको मॉर्निंग में देते हैं 24 घंटे में एक बार। और मेडिसिनल यूजेस की बातें करें तो फ्यूरोसेमाइड इट इज़ यूज्ड एज डायरेटिक्स, इट इज़ वाइडली यूज्ड टू ट्रीट द हाइपरटेंशन एंड एडिमा। मतलब इसको हाइपरटेंशन की तरह भी यूज़ करते हैं और एडिमा की तरह यूज करते हैं। एडिमा बोले तो अगर बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में फ्लूइड कहीं जमा हो गया, मतलब बॉडी स्वेल कर गई है, स्वेलिंग हो रही है बॉडी में, तो उसको ठीक करने के लिए हम फ्यूरोसेमाइड को देते हैं। ठीक है, तो ये था अपना पूरा फ्यूरोसेमाइड। अब हम पढ़ेंगे बुमेटेनाइड के बारे में। बुमेटेनाइड इज द लूप डायोटिक्स ऑफ द सल्फामाइल कैटेगरी। ये सल्फामाइल कैटेगरी है, ये भी एक तरह का लूप डायोटिक्स है।
इट इज़ 40 टाइम्स मोर पोटेंट इन द फुरोसेमाइड विच वर्क ऑन द थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले टू प्रमोट द डायोसिस। ये देखो ये 40 गुना ये मोर पोटेंट होता है फुरोसेमाइड से। फुरोसेमाइड से 40 गुना ज़्यादा पोटेंट होता है, जो थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पर वर्क करता है और प्रमोट कराता है किसको, डाईयूरेसिस को। अगर हम इसको देखें तो अब देखो थिक बोला मतलब ये लूप ऑफ हेनले है कि नहीं, ये सब पूरा, तो ये थिक वाला जो थिक वाला पोर्शन जो यहाँ से यहाँ वाले पोर्शन है, इस पे ये वर्क करता है और इस पे वर्क करके क्या करता है कि डायलिसिस को प्रमोट करता है, मतलब यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है अभी हम आगे देखेंगे। अब इसका पहले आईपीएससी नेम देखो। आईपीएससी नेम जो इसका है वो है 3-ब्यूटाइल एमिनो 4-फिनॉक्सी 5-सल्फामोइल बेंजोइक एसिड, ये इसका आईयूपीएससी नेम है। ठीक है, अब फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन देखिए इसका, तो ये टेबलेट के फॉर्म में आता है और इंजेक्शन के फॉर्म में आता है, आईएम और आईवी, इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस दोनों फॉर्म में ये अवेलेबल है मार्केट में। अब जो फुरोसेमाइड है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखो, अब जो बुमेटेनाइड है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखो। सो बुमेटेनाइड एक्ट्स ऑन द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड ब्लॉक द सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड ट्रांसपोर्ट, देयरबाय रिड्यूसिंग द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, दस प्रमोट द डायोलिसिस एंड एक्सक्रीशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्लस वाटर। इसका मतलब ये है कि जो बुमेटेनाइड है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे वर्क करता है और ब्लॉक कर देता है सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड के ट्रांसपोर्ट को, जिसकी वजह से जो रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड का वो घट जाता है और सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड ये हमारे बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर देखा जाए इसको तो ये जो है अपना थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, यहाँ से वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, सोडियम का और क्लोराइड का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और बाइकार्बोनेट देखो तो बाइकार्बोनेट भी यहाँ से रिलीज हो रहा है, यहाँ से भी बाइकार्बोनेट रिलीज होगा। तो ये क्या करेगा, जो ब्यूमेटेनाइड है इस पर वर्क करेगा और जो वाटर होता है सोडियम होता है क्लोराइड इनके ट्रांसपोर्ट को, इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है इसको रोक देता है, जिसके वजह से ये हमारे बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे वर्क करता है, ब्लॉक करता है सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट को, जिसकी वजह से रीअब्जॉर्प्शन जो होता है सोडियम पोटेशियम क्लोराइड का वो घट जाता है, जिसकी वजह से डायोरेसिस होता है और एक्सेस अमाउंट में वाटर के थ्रू हमारे बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं सोडियम पोटेशियम क्लोरीन बाइकार्बोनेट हमारे बॉडी से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। अब इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज देखो, इट शुड बी स्टोर्ड इन द एयर टाइट क्लोज प्रोटेक्ट फ्रॉम द लाइट। इसको हम एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं और लाइट से इसको हम बचाते हैं। अब इसका पॉपुलर ब्रांड नेम देखें, ब्यूरीनेक्स के नाम से आता है, बुमेक्स के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है। बुमेटेनाइड अगर आप लेने जाओगे मार्केट में तो आपके ब्यूरीनेक्स और बुमेक्स के नाम से आपको मिल जाएगा। अब इसका यूजेस देखो, यूजेज ऑफ बुमेटेनाइड, इट इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एडिमा एसोसिएटेड विद द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हेपेटिक एंड रीनल डिजीज। जब इसका जो बुमेटेनाइड का जो प्रयोग होता है एडिमा को ट्रीटमेंट करने, मतलब जब बॉडी ज़्यादा स्वेल कर देती है, मतलब बहुत ज़्यादा सूजन होता है बॉडी में, खास तौर से तब जब हम किसी हार्ट के डिजीज से सफ़र करते हैं या फिर लीवर के डिजीज से सफ़र करते हैं, जब भी हार्ट, लीवर और किडनी, हेपेटिक बोले तो लीवर से रिलेटेड है, रीजनल बोले तो किडनी से रिलेटेड है, और हार्ट कंजेस्टिव हार्ट मतलब हार्ट से रिलेटेड, मतलब जब भी तीन अंगों जैसे बोलता है हार्ट, लीवर और किडनी की वजह से जो एडिमा हम लोग के बॉडी में जो स्वेलिंग होता है उसको ट्रीट करने के लिए इसका बुमेटेनाइड का प्रयोग करते हैं। इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, और ये हाइपरटेंशन को भी ट्रीट करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। तो ये था अपना पूरा बुमेटेनाइड। ठीक, सो क्लोरथालिडोन इज द थायाजाइड लाइक डायरेटिक विच इज मेनली यूज टू ट्रीट द हाई ब्लड प्रेशर एंड एडिमा बाय इंक्रीजिंग द यूरिन फॉर्मेशंस। जो क्लोरथालिडोन है एक तरह का थायाजाइड लाइक डायरेटिक्स है, जैसा मैंने क्लासिफिकेशन में आपको बताया है कि एक थायाजाइड से एक थायाजाइड लाइक जो थायाजाइड के डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, उसकी तरह होता है ये। तो क्लोरथालिडोन इज द थायाजाइड लाइक डायरेटिक विच इज़ मेनली यूज टू ट्रीट द हाई ब्लड प्रेशर, जिसका हम करते हैं हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने में। साथ साथ में एडिमा जो होता है, जो हमारे बॉडी में एक्सेस अमाउंट में फ्लूइड जो होता है जब इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, सूजन होता है हमारे बॉडी में पूरा, ठीक है, तो उसको ये ट्रीट करने के लिए क्लोरथालिडोन का यूज़ करते हैं। अब इसके केमिकल फार्मूला की बात करें तो इसका केमिकल फार्मूला है C14H11Cl N2O4S। ये क्लोरथालिडोन का केमिकल फार्मूला है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन।
या फिर इसको मोड ऑफ एक्शन भी बोलते हैं। देखो, क्लोरथालिडोन एक्ट्स ऑन द डिस्टल कम्युलेटर ट्यूबल ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के ये डिस्टल कम्युलेटर ट्यूबल प्रयोग करता है। इट ब्लॉक द सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर देयर बाय डिक्रीजिंग द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड, दस इंक्रीजेज द एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर थ्रू द डायोरेसिस एंड डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। तो क्लोरथालिडोन जो होता है डिस्टल कन्वर्टर ट्यूबल पे वर्क करता है और ये ब्लॉक करता है सोडियम और क्लोराइड के को ट्रांसपोर्ट को, जिसके वजह से जो रीअब्जॉर्प्शन होना चाहिए सोडियम और क्लोराइड का वो घट जाता है। वाटर हो गया, सोडियम हो गया, ये यूरिन के थ्रू बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर घट जाता है। अब ये जो सोडियम है आपको पता है कि हाईली पोटेंट मॉलिक्यूल है। जब भी इसकी मात्रा बॉडी में जाती रहती है ब्लड स्ट्रीम में, तो ये वाटर को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड का जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है। और जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर डायग्रामेटिक देखा जाए तो कि डिस्टल कन्वर्टर होता कहाँ पर है, तो ये देखो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल है, ये प्रॉक्सिमल जैसे मैंने बताया था। तो ये डीसीटी वाला पोर्शन, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डीसीटी वाला पोर्शन है। इस देखो ये NaCl निकल रहा है कि नहीं एब्जॉर्प्शन के लिए, ये वाटर निकल रहा है एब्जॉर्प्शन के लिए, H+ निकल रहा है। तो ये क्या करेगा, इसको ही ब्लॉक कर देगा, सोडियम और क्लोराइड का जो को ट्रांसपोर्ट है उसको ब्लॉक कर देगा, जिसके वजह से जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है डिस्टल का और वाटर का वो घट जाएगा। और सब तो ये जो वाटर जो एब्जॉर्ब हो रहे थे, NaCl जो एब्जॉर्ब हो रहे थे, ये कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए यूरेटर में आएंगे और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर और फिर वहाँ से ये बाहर निकल जाएंगे। अब इसको देखो अगर डायग्रामेटिक से देखा जाए तो ये देखो डिस्टल कन्वर्टर ट्यूबल है ये। ठीक है, ये थायाजाइड्स जितने हैं सब, ये देखो सोडियम और क्लोराइड के जो को ट्रांसपोर्ट है उसको क्या करेंगे, रोक देते हैं। अब इसके फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे हम। सो इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट के फॉर्म में आता है। ठीक है, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बातें करें तो इट शुड बी स्टोर्ड इन द वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द लाइट। इसको हम हमेशा वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं और लाइट से इसको बचाते हैं। ठीक है, और पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो ये थालिडोन, क्लोथालिड एंड हाइग्रोटोन, ये 3 ब्रांड नेम है। अगर आप मार्केट में खरीदोगे इसको तो आपको इसमें क्लोरोथालिडोन केमिकल कॉन्स्टिट्यूट मिल जाएगा। ठीक है, अब क्लोरोथालिडोन का डोज देखो, जैसे ये 50 से 100 mg एक बार देते हैं हम वंस अ डे। ठीक है, टाइम देते हैं। अगर मेडिकल यूजेस की बात करें तो क्लोरोथालिडोन इज यूज्ड टू ट्रीट द एडिमा एसोसिएटेड विद द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। क्लोरोथालिडोन का प्रयोग हम एडिमा को घटाने में करते हैं, जब बॉडी में बहुत ज़्यादा सूजन हो जाता है। ये तब होता है जब देखो, जैसे मैंने आपको बताया था, जब किडनी की समस्या हो, हार्ट की समस्या हो, लीवर की समस्या हो, एक्सेस अमाउंट में फ्लूइड का एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाता है और बॉडी में ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड एब्जॉर्ब करके वो बॉडी में सूजन आ जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बेंज़थायाज़ाइड। सो बेंज़थायाज़ाइड इज ए थायाज़ाइड डायोरेटिक दैट इंक्रीजेज द यूरिन आउटपुट बाय रिड्यूसिंग द सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन द किडनी। जितने भी डायोरेटिक्स होंगे उनके सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होंगे, बस ये होगा कि साइट ऑफ जो वर्किंग होगा वो अलग अलग, कोई डीसीटी पे वर्क करेगा, कोई पीसीटी पे वर्क करेगा, कोई लूप ऑफ हेनले पे वर्क करेगा। ठीक है, सो बेंज़थायाज़ाइड इज अ थायाज़ाइड diuretic that increases the urine output by introducing the sodium reabsorption in kidney. It mainly used to treat the hypertension and edema. देखो सेम चीज़ें है, ये हाइपरटेंशन को ट्रीट करेगा और एडिमा को ट्रीट करेगा। ठीक है, बाय रिड्यूसिंग द सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन द किडनी, यूरिन के आउटपुट को ये बढ़ा देगा। ठीक, केमिकल फार्मूला की बात करते हैं तो C15H14Cl N3OS3 इसका केमिकल फार्मूला है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मोड ऑफ एक्शन। सो बेंज़थायाज़ाइड एक्ट्स ऑन द DCT and block the sodium chloride co-transporter reducing the reabsorption of sodium chloride। सेम क्लोरोथालिडोन की तरह है ये। ठीक है, thus promoting the डायोरेसिस। डायोरेसिस बोले तो वाटर का बाहर निकलना पेशाब के रास्ते, नाइट्रोसिस मतलब सोडियम का बाहर निकलना पेशाब के रास्ते, और सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। ठीक, thus decreases the blood pressure, जिसकी वजह से ये ब्लड प्रेशर को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। अब स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बातें करें तो इट इज स्टोर्ड इन द एयर टाइट क्लोज्ड कंटेनर्स प्रोटेक्ट फ्रॉम द लाइट। इसको हम स्टोर करते हैं एयर टाइट कंटेनर में और लाइट से इसको हम बचाते हैं। अब इसकी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन देखो तो ये टैबलेट के फॉर्म में आता है। ठीक है, पॉपुलर ब्रांड नेम की बातें करते तो इक्सना डायोसिन फोबिन नाम से अगर आप जाओगे खरीदोगे तो बेंज़थायाज़ाइड आपको मिल जाएगा। ठीक है, और डोज की बातें करें तो 50 to 200 mg पर डे एट इनिशियल्स। स्टार्टिंग डोज होता है 50 से लेकर 200 mg तक ये आता है। ठीक है, अब यूजेस देखो इसका, इट इज़ यूज टू ट्रीट क्रोनिक एडिमा एसोसिएटेड विद द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। हार्ट की वजह से जो एडिमा होता है बॉडी में, जो बॉडी पूरी तरह से सूज जाती है, सूजन हो जाता है पूरी बॉडी में, को क्रोनिक एडिमा बोलते हैं। बहुत ज़्यादा वाटर का रिटेंशन हो जाता है बॉडी में, तो उसको बाहर करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं बेंज़थायाज़ाइड का। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेटोलाजोन। मेटोलाजोन इज ए थायाज़ाइड लाइक डायोरेटिक
विच इज़ यूज टू ट्रीट द हाइपरटेंशन एंड एडिमा। मेटलाजोन जो होता है एक तरह का थायाजाइड लाइक डायरेटिक्स है, जिसका यूज हम करते हैं हाइपरटेंशन और एडिमा को ट्रीट करने के लिए। केमिकल फार्मूला की बात करें तो C16H16Cl N3O3S, ये केमिकल फार्मूला है मेटोलाजोन का, ठीक है। और इसकी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की बातें करें, इसको देखो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन बोले फॉर्मुलेशन बात देखी है तो टेबलेट के फॉर्म में आता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात करें तो इट शुड बी स्टोर्ड इन द एयर टाइट कंटेनर्स एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द लाइट। इसको हम हमेशा एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं और लाइट से इसको हम बचा कर रखते हैं, ठीक है। अगर इसका मोड ऑफ एक्शन बोले तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो मेटालाजोन एक्ट्स ऑन द डीसीटी एंड ब्लॉक द सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट एंड रिड्यूसिंग द रिएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड, thus promoting the diuresis and natriuresis of sodium chloride and water, decreases the blood pressure and edema। सेम फंक्शन सेम मोड ऑफ एक्शन है कि नहीं, कि ये वर्क करता है डीसीटी पे। देखो ये डायग्राम से फिर से देख लो, डीसीटी पे वर्क करेगा, सोडियम क्लोराइड का जो को ट्रांसपोर्ट हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, उसको घटा देगा, पूरी तरह से ब्लॉक कर देगा। वाटर का रीएब्जॉर्प्शन जो हो रहा है उसको ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से जो एक्सेस अमाउंट में सोडियम और क्लोराइड है कलेक्टिंग डक्ट में आते हुए सीधे यहाँ से निकल आएंगे यूरेटर में, और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा होते हुए बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। पॉपुलर ब्रांड नेम की बातें करें तो जाइटेनिक्स के नाम से आता है, मेटोस के नाम से आएगा, ज़िरोक्सिलिन के नाम से आएगा, ठीक है। तो ये पॉपुलर ब्रांड नेम है। अब यूजेस देखो मेटालोजन का, सो इट इज़ यूज टू ट्रीट द हाइपरटेंशन एंड एडिमा एसोसिएटेड विद द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसका ट्रीटमेंट, इसका यूज हम करते हैं हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए, एडिमा को ट्रीट करने के लिए, एसोसिएटेड विद द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन है वो है जीपामाइड। जीपामाइड इज ए थायाजाइड लाइक डायरेटिक विच इज यूज टू ट्रीट द हाइपरटेंशन एंड एडिमा बाय इंक्रीजिंग द यूरिन फॉर्मेशन। सेम चीज़ें हैं कि जीपामाइड जो है एक तरह का थायाजाइड लाइक डायरेटिक्स है, जिसका यूज हम करते हैं हाइपरटेंशन और एडिमा को ट्रीट करने के लिए बाय इंक्रीजिंग द यूरिन फॉर्मेशन। आईयूपीएसी नेम देखो, 4-chloro-N-2,6-dimethyl-phenyl 2-hydroxy-5 सल्फामोइल बेंजामाइड। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हो, जीपामाइड एक्ट्स ऑन द डीसीटी एंड ब्लॉक द सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट है, रिड्यूसिंग द रिएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड, thus promoting the diuresis and natriuresis of the sodium chloride and water, thus decreasing the blood pressure and edema। जीपामाइड जो होता है डीसीटी पे वर्क करेगा, ब्लॉक करेगा सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट को, रिड्यूस करेगा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड, दस प्रमोट करता है डायuresis एंड natriuresis ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हमारा डिक्रीज हो जाएगा। और एडिमा का जो फॉर्मेशन हुआ है बॉडी में, अपने बॉडी में जो वाटर का एक्सेस अमाउंट में रिटेंशन हुआ है उसको घटा देगा, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में डायलिसिस कर रहा है, मतलब पानी को बाहर जल्दी निकाल रहा है, ठीक है। अब इसकी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की बातें करें तो टेबलेट के फॉर्म में आता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात करें तो इट शुड बी स्टोर्ड इन द वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर्स एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द लाइट, ठीक है। इसको हम हमेशा वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं और लाइट से इसको हम बचाते हैं, ठीक है। अगर पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो ये एक्वा4 के नाम से आता है, एक्वाफोरिल के नाम से आता है, ठीक है। अब यूजेस देखो जीपामाइड का, इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एडिमा एंड हाइपरटेंशन। इसका प्रयोग हम एडिमा और हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए करते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट मेडिसिन इज एस्पिरिनोलेक्टोन। ये एक तरह का क्या है, पोटेशियम एस्पिरिन डायरेटिक्स होता है। एस्पिरिनोलेक्टोन इज अ पोटेशियम एस्पिरिन डायरेटिक that works by blocking the aldosterone hormone and helps in the removing the excess fluid while retaining potassium। एस्पिरिनोलेक्टन जो होता है एक तरह का पोटेशियम एस्पिरिन डायरेटिक्स होता है, ब्लॉक करता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन को और हेल्प्स करता है रिमूविंग द एक्सेस फ्लूइड वाइल रिटेनिंग द पोटेशियम। पोटेशियम को रिटेन करके जो एक्सेस फ्लूइड होता है उसको क्या करता है, बाहर करवा देता है। जैसे अगर देखा जाए इसको डायग्रामेटिक्स से तो ये देखो पोटेशियम एस्पिरिन डायरेटिक्स, ये स्पिरिनोलेक्टोन का एप्लेरोन है, ठीक है। ये एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर है, पोटेशियम को रिटेन करेगा, एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर प्रीच, ठीक है। ये हो गया, ये दवा का नाम है, ठीक है। ये जब दवा वर्क यूज़ करते हैं हम लोग तो ये ब्लॉक किया है कि नहीं, ये देखो पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर दे रहा है, जिसकी वजह से पोटेशियम क्या करेगा, रिटेन रहेगा और जितने भी एक्सेस फ्लूइड है वो बाहर निकल जाएंगे अपने पेशाब के रास्ते। पोटेशियम एस्पिरिन डायरेटिक्स दैट वर्क्स बाय ब्लॉकिंग द एल्डोस्टेरोन हार्मोन, जिसकी वजह से हेल्प्स इन रिमूविंग द एक्सेस फ्लूइड व्हाइल द रिटेनिंग द पोटेशियम। जो किडनी होता है वो निकालता है रेनिन, ठीक। जो लीवर होता है वो निकालता है एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन। अब जो एंजियोटेंसिनोजन है कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, क्योंकि ये इनएक्टिव होता है और ये एक्टिव होता है इन द प्रेजेंस ऑफ रेनिन। रेनिन के प्रेजेंस में जो एंजियोटेंसिनोजन होता है कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। अब जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन सेकेंड में,
एंजियोटेंसिन सेकंड इन द प्रेजेंस ऑफ एसी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये कौन निकालता है? ये अपना लंग्स निकालते हैं। लंग्स रिलीज करता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स, जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से ये स्टिमुलेट करता है एड्रेनल ग्लैंड को, एड्रेनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर होता है कि नहीं। अब ये रिलीज करता है एल्डोस्टेरोन, ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है, एल्डोस्टेरोन। अब ये क्या करता है? हमारे बीपी को मेंटेन करता है, पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर इसको बोलते हैं। क्या करता है? हमारे बीपी को मेंटेन करता है, बीपी को बढ़ाता है, ठीक है। अब इसमें क्या किया जा रहा है कि पोटेशियम जो कर रहा है एल्डोस्टेरोन को ही क्या कर देगा? इनहिबिट करेगा। जब इनहिबिट करेगा तब बीपी अपना बढ़ेगा नहीं, वो घटना शुरू हो जाएगा। ये जैसे एल्डोस्टेरोन होता है बीपी को, ये एल्डोस्टेरोन जो होता है पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है, वैसोकंस्ट्रिक्टर ब्लड वेसल को बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करता है, इसका ब्लड वेसल को बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है ये, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे जो बीपी है वो बढ़ जाता है, ठीक है, बीपी को बढ़ाने में काम करता है। लेकिन जब एल्डोस्टेरोन को ही इनहिबिट कर देंगे तो हमारा बीपी जो बढ़ रहा था वो घटना शुरू हो जाता है। तो ये बोल रहा है हेल्प्स इन रिमूविंग द एक्सेस फ्लूइड व्हाइल रिटेनिंग द पोटेंशियम। केमिकल फार्मूला की बात करें तो C24H32O4S, ये इसका केमिकल फार्मूला है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो सेम चीज़ें जो मैंने बताया है, स्पिनोलेक्टोन एक्ट्स ऑन द DCT एंड CD डिक्रीजिंग द सोडियम रीअब्जॉर्प्शन एंड डिक्रीजिंग द पोटेशियम का एक्सक्रीशन, ठीक है। सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करता है और पोटेशियम का एक्सक्रीशन को बंद कर देता है, जिसकी वजह से सोडियम एंड वाटर एक्सक्रीशन बहुत तेज़ी से होता है और पोटेशियम बस मौजूद रहता है वहाँ पर। बाकी सब चीज़ें जो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं सब बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिक्रीज होने लगता है ब्लड का प्रेशर और एडिमा भी डिक्रीज होना शुरू कर देता है। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की बात करें तो टेबलेट के फॉर्म में आता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात करें तो इट शुड बी स्टोर्ड इन द वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द लाइट। इसको हम वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर में क्लोज करके रखते हैं और लाइट से इसको हम बचाते हैं। पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो एल्डेक्टोन, कैरोस्पीड, एल्डक्टाजाइड नाम से अगर आप जब भी मार्केट में इसको परचेस करोगे तो आपको स्पिनोलेक्टोन मिल जाएगा। यूजेस देखें तो स्पिनोलेक्टोन का, सो इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एडिमा एंड हाइपरटेंशन। इसका यूज हम करते हैं एडिमा और हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए। ये ब्लॉक कर देता है एक्सेस एल्डोस्टेरोन, जैसा मैंने बताया था आपको, ये एक्सेस एल्डोस्टेरोन को क्या करेगा? ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से बीपी हमारा घटना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये था अपना पूरा डायबिटिक्स, ठीक है। आशा है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। देखो जितना भी टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आ रहा है, चाहे जो भी टॉपिक है जिस भी सब्जेक्ट का, आप कमेंट डाउन करते चलो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। एक चीज़ और कि अब हम पढ़ेंगे हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स को इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।